तो गाइस गुड इवनिंग और वेलकम टू माय चैनल केकेजी क्लासेस। मेरे दोस्त आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ। आज का जो लेक्चर है क्लास 12 की बायोलॉजी है। मैं आपको कितना बार मैं इस लेक्चर में चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो पढ़ाता हूँ, तो उसमें बता चुका हूँ कि आपके लिए इस बार के लिए आपको 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन है। 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन में से आपको किस अनुसार से पूछा जाता है ए टू जेड मैं आपको डिटेल में कर चुका हूँ। मैं फिर से आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप इंट्रोडक्शन से आप इरिटेशन होता है तो मेरे दोस्त इंट्रोडक्शन तभी दिया जाता है जब कुछ आपके लिए समझाया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ टॉप 100 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। आई मीन फुल एनसीईआरटी का गेसिंग क्वेश्चन है, मतलब गेस किया गया क्वेश्चन है जो हर साल देता हूं। तो मेरा आपके सवाल मन में यही होगा कि सर 100 क्वेश्चन आप दे रहे हो, विथ आंसर रहता है, आंसर के साथ मिलेगा, तो ये 100 क्वेश्चन में से क्यों आएगा भाई, आप बताओ। तो बिल्कुल आपने सही सोच रहे हो, आपका जवाब भी मतलब आपका क्वेश्चन कहना भी सही है कि देखो सिंपल मैं आपको बता दूं कि क्या आपको फिर जो बायोलॉजी है उसमें कम से कम आपको 15 से 16 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। 15-16 क्या है कि 17 भी चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे बेसिकली 15 चैप्टर हम लोग लेके चलते हैं, 15-16 चैप्टर, ठीक है ना। कभी कभी 17 भी पूरा देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं तो हम हर चैप्टर से अगर एक चैप्टर से हम 10 क्वेश्चन याद करते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा या ना आएगा, तंग हमको बताइए जरा। अगर आपको कोई चैप्टर से 10 सेलेक्ट करके आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या एक क्वेश्चन आएगा कि नहीं। तो बोलो सर आराम से एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल आ जाएगा। उसी प्रकार से 100 क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आना चाहिए, 10 क्वेश्चन। आपको 10 क्वेश्चन का ही जवाब देना है ना। ऑब्जेक्टिव में 500 पढ़ा ही रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन 100 है ले है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 25 पढ़ाई करूंगा। इसलिए टेंशन फ्री होकर पढ़िए 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। जिसका एनसीईआरटी का गेसिंग क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 3 है, इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 2 तक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, यानी कि 20 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं दे चुका हूं आपको बायोलॉजी का। चलो लेक्चर को शुरू करता हूं, और इसका पीडीएफ नोट्स भी रेडी हो चुका है, आप लोग परचेज कर सकते हैं मेरे दोस्त, जिसमें आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सेलेक्ट करके 100 2 नंबर वाला क्वेश्चन और आपको 20 5 नंबर वाला क्वेश्चन, या आपको 500 ऑब्जेक्टिव है, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ मिल जाएंगे मेरे दोस्त, मात्र 99 रुपए, ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट का आप ले सकते हो, ठीक है ना, सब अवेलेबल है। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डील कर चुका हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 करके। संक्षेपण में ट्रांसलेशन का वर्णन करें, ये क्वेश्चन 2010 और 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। एगो संक्षेप में ट्रांसलेशन क्या समझ आइए, ठीक है ना। तो एमिनो अम्ल मोनोमर से, एमिनो अम्ल के मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। मेरे दोस्त क्वेश्चन कहा एमिनो अम्ल मोनोमर से। देखिए मोनोमर वह छोटी से छोटी इकाई मतलब जिससे कोई पदार्थ बनता है, जैसे कि देखो कोई चीज बनता है, जैसे कि आपने दीवार बनाना है, तो दीवार में छोटी छोटी इकाई कौन सा उपयोग है, ईंट। ईंट वहां पे छोटी छोटी इकाइयों का प्रयोग किया। मोनोमर वही होता है जिससे पॉलिस्टर बनता है, पॉलीथीन, इथीन वहां पे इथीन उपयोग होता है पॉलीथीन में, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे क्या एमिनो अम्ल मोनोमर से पॉलीपेप्टाइड के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे कि आरएनए से हम लोग यहाँ पे आरएनए से अगर बनाना है तो यहाँ पे प्रोटीन बनता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका डिफिनेशन बहुत इजी एक लाइन में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बाध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए बाध्यता की बात करता है, बांधना मतलब बाध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी। आपको मैं थोड़ा समझा दूं बाध्यता क्या है। देखिए किसी व्यक्ति की वह अवस्था, किसी व्यक्ति की वह अवस्था जो उसे प्राकृतिक रूप से जनन करने में रोकता है या जनन करने से रोकता है। मतलब देखिए अगर आप कोई देखना, किसी किसी व्यक्ति को 5 6 7 7 बच्चे हो जाते, किसी किसी को 10 10 बच्चे हो जाते। और गरीबी का मुख्य कारण यही है कि जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाओगे उतना गरीबी हो जाएगा। देखना मेरे दोस्त, जिसका एक बेटा होगा, जिसका 5 बेटा होगा, फर्क जरूर होगा। अगर एक बेटा वाले के पास अगर 10, मान लेते 10 कट्ठा भी खेत है, ठीक है ना, तो अकेला का भागीदारी है। अगर 5 बेटी वाला का अगर मान लेते हैं अगर 30 कट्ठा भी खेत है, तो 5 से बटेगा तो मात्र एक के पास 6 कट्ठा बचेगा। यानी कि भाई इससे ज्यादा गरीब तो ये हो गया 30 कट्ठा होते हुए भी, क्योंकि ये 5 बच्चा है इसके पास। और साथ में अगर इसको पढ़ाने में खर्च पर मंथ आपको 10,000 रुपए लग रहा है मेरे दोस्त, ठीक है, तो 6 बच्चे को 5 बच्चे का 50,000 लगना चाहिए। और इस कारण से ये पढ़ा नहीं पाता। 50,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई, इस वजह से अच्छा से पढ़ा नहीं पाएगा, तो यानी कि पैसा कम करेगा तो अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएगा। क्योंकि भाई आज तो एजुकेशन अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसा पर डिपेंड करता है ना भाई, किस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है उसके। तो सिंपल बात है। इस वजह से क्या होगा मेरे दोस्त, उसी प्रकार से बांधता, बांधता मतलब रोकना।
आपने नसबंदी नाम सुना हो। आज हम लोग जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत सारे उपचार का प्रयोग करते हैं, माला डी, कॉपर, बहुत प्रकार के दवाइयां होता है। साथ में आपको सिंपल होता है कि बिना दवाई खाए कॉन्डोम का यूज कीजिए, सब खत्म। ठीक है, उस प्रकार से कहा गया किसी व्यक्ति का वह अवस्था जो उसे प्राकृतिक रूप से जनन करने में रोकता है या जनन होने से रोकता है, जनन करने से रोकता है, यानी कि जन्म नहीं होने देता, रोकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाध्यता कहते हैं। आप लोग सीधा समझिएगा, कभी कभी नसबंदी का नाम सुनिएगा, नसबंदी कर देता है, उस समय भी बाध्यता का उपयोग करता है, नस को काट कर बांध देता है जहां से वहां पे शुक्राणु न आ पाए। जब शुक्राणु नहीं आएगा तो प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकता कोई, चाहे उसके साथ कितना हो संभव कर लो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वप्रभाविता को परिभाषित करे। स्वप्रभाविता क्या है मेरे दोस्त, ये समझिए। देखिए, जब किसी जीव में एलील के जोड़े के बीच का संबंध, एलील के जोड़े के बीच का संबंध संबंध प्रभावी एवं अप्रभावी जैसे न हो, क्या कहा, प्रभावी एवं अप्रभावी जैसा न हो, बल्कि दोनों का प्रभाव एफ संकर पर एक साथ पड़ता है। F1 यानी कि प्रथम, एफ संकरों पर एक साथ पड़ता है, तो ऐसे स्थिति में स्वप्रभाविता कहलाता है। मेरे दोस्त इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखो मेरे यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन बहुत इजी मिलेगा, और इजी डेफिनेशन के साथ आपको समझना बहुत इजी हो जाता है। मेरे दोस्त कहने के मतलब है कि जब किसी जीव में एलील के जोड़े के बीच, एलील के जोड़े के बीच का जो संबंध है, प्रभावी एवं अप्रभावी, प्रभावी एवं अप्रभावी न होकर बल्कि दोनों का प्रभाव एफ संकर पर एक साथ पड़ता है, एफ संकर पर एक साथ पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में स्वप्रभाविता कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 बार इसको याद करोगे याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना मेरे दोस्त, क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का चयन क्यों किया। देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का प्रयोग किया था, क्योंकि मटर के पौधे को देखभाल करना आसान ही था, क्योंकि उसका देखभाल करना बहुत आसान होता है, साथ में उसमें बहुत प्रकार के विपरीत गुण पाए जाते हैं। उसमें बहुत प्रकार के क्या होता है, गुण होते हैं जो विपरीत गुण होते हैं। साथ में एक और बात बता दूं, मेंडल ने यह जो मटर के पौधे होता है वार्षिक होता है, यानी कि वर्ष में एक बार होता है, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर अगला वर्ष, फिर अगला वर्ष, यानी कि ये कार्तिक मास में शायद यह भदवारा में रोपा जाता है, कार्तिक तक हो जाता है। ठीक है ना, सावन भादो आश्विन कार्तिक जेठ अषाढ़, इस प्रकार से आपको पता है, माघ फागुन चैत वैशाख। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। शुरू में कहाँ से करूँ, देखो मैं सावन से शुरू करता हूँ, सावन भादो आश्विन कार्तिक जेठ, देखो सावन भादो आश्विन कार्तिक जेठ अषाढ़ माघ फागुन चैत बैसाख जेठ अषाढ़ फिर सावन। ठीक है, 12 हो गए, 12 महीना होता है टोटल। ठीक है ना, हिंदी में उसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना, क्योंकि यह क्या होता है, वार्षिक होता है। वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार होता है। इसमें कई विपरीत लक्षण पाया जाता है, कई प्रकार के विपरीत लक्षण पाया जाता है, तथा इसका देखभाल करना बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, सिंपल होता है, आसान होता है। कि इसी वजह से मेटर के पौधे का चयन किया। ठीक है ना, और इसको शायद भादों में शायद रोपा जाता है, ध्यान में तो नहीं है, लेकिन इतना पता है ठंडा के मौसम में निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि कार्तिक बाद ये निकलना शुरू हो जाता है। कार्तिक जेठ अषाढ़, जेठ अषाढ़ में फुल्ली निकलता है खूब टाइट से। अगला क्वेश्चन देखो, यानी कि नवंबर दिसंबर में खूब धड़ल्ले से निकलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जल प्रागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। जल, अरे वैसे प्रागण जिसमें जल द्वारा प्रागण होता है, जैसे देखो जल प्रागण में प्रागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जल के माध्यम से पहुंचता है। क्या होगा, जल के माध्यम से। जैसे एक पुष्प लगा हुआ है, यहाँ भी पुष्प है, 2 पुष्प हॉल है, या वहां पे पुष्प है, तो पानी भर गया तो उस पुष्प पर से जब प्रागकण निकलता है, लेकिन इसमें नुकसान बहुत होता है। नुकसान इसलिए होता है कि भाई जल के माध्यम से जब आएगा तो कुछ जल में मिल जाएगा, हो सकता है यहाँ तक फूल तक ना पहुंचे, कि जैसे यहाँ पे एक पौधा है फूल का, ठीक है ना, फूल का पौधा है, और यहाँ भी एक फूल का पौधा है, फूल का पौधा है। अब यहाँ से जब पराग का निकला तो हो सकता है यहाँ से भाग जाए उधर, जल है भाई, जल के बहाव में तो बहुत सारा जब निकलेगा तो इसमें से एक यहाँ पे यहाँ तक आ पाएगा, इधर उधर भाग जाता है, इसलिए नुकसान भी इसमें बहुत ज्यादा होता है। याद रखना, जल परागण में पराग कण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जल के माध्यम से,
किसके माध्यम से? जल के माध्यम से पहुंचता है, जल परागन कहलाता है। वायु परागन वायु के द्वारा पहुंचता है, कीट परागन कीट आमोकारा के द्वारा पहुंचता है। इस प्रकार से परागन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्वेश्चन है, एकल संकरण द्विसंकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एकल संकरण क्या है, द्विसंकरण क्या है? देखो, जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर, जब दो पौधे, क्या अगर दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो एकल संकरण कहलाता है। अगर दोनों पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर उसको अगर संकरण कराया, यानी कि एक लक्षण अगर मैच कर गया फिर संकरण करा गया, जैसे दो पौधा है, उसमें से सब गुण उसका मिला है, सब इसका नेचर सब गुण मिला है, लेकिन एक गुण मैच हो गया तो संकरण करा दो, एकल संकरण कहलाएगा। जैसे कि दो व्यक्ति है, उसमें से उसका डीएनए हर एक चीज चेक करेंगे, डीएनए ब्लड ग्रुप हर एक चीज चेक करके चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका डीएनए क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए टू जेड उसका चेक किए, बस एक चीज मिल गया, जैसे कि डीएनए तो मैच नहीं किया लेकिन आपको ब्लड ग्रुप मैच कर गया, तो क्या तब संकरण करा दीजिए। यानी कि सिंपल दो पौधे में अगर एक लक्षण भी मैच कर गया तब उसके बीच अगर संकरण कराया जाए तो उसको हम लोग एकल संकरण कहते हैं। सेम है, जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है एकल संकरण कहलाता है। अब द्विसंकरण क्या है? जब दो विपरीत पौधे के बीच, जब दो विपरीत पौधे के बीच अलग लक्षण के आधार पर, लक्षण नहीं मिलता है, अलग लक्षण के आधार पर अगर संकरण कराया जाता है तो द्विसंकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विसंकरण कहलाएगा। सिंपल क्या है कि जब दो विपरीत पौधे के बीच अलग अलग लक्षण के आधार पर, क्या कहा, अलग लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? द्विसंकरण बोलेंगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्त, क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, दुग्ध स्राव से आप क्या समझते हैं? देखिए दुग्ध स्राव सिंपल क्या है, ये तो आप अपने अनुसार से भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ और फिर अपने भाषा में आप ट्रांसलेट कर लेना। देखिए दुग्ध स्राव क्या है, स्त्री में गर्भपात के समय, जब स्त्री जब गर्भवती होती है तो धीरे धीरे उसका जो स्तन होता है, स्तन में दूध आना शुरू हो जाता है, और जब वह जब बच्चे को पैदा कर देती है फिर उसके पूरा स्तन दूध से भर जाता है, जहां से बच्चा दूध पीता है उसी को दुग्ध स्राव कहते हैं। और इसमें बहुत प्रकार के ऐसे विटामिन होते हैं जिससे बच्चा साल भर पीकर पूरे जिंदगी जिंदा रहता है। आई मीन उसमें हर एक प्रोटीन हर एक चीज होता है। तो वही कहा, स्त्री में गर्भपात के समय, जब गर्भवती होती है तो स्त्री में गर्भपात के समय स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होता है। स्तन ग्रंथियों में क्या होता है, कितने प्रकार के परिवर्तन होता है, एवं शिशु के जन्म के पश्चात, जो शिशु बच्चा हुआ जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथि में दुग्ध स्राव आरंभ हो जाता है, क्योंकि जब शिशु जन्म लेता है उसी समय इसमें दुग्ध का स्राव आरंभ हो जाता है, ठीक है ना, हो जाता है। कई महीनों तक शिशु माता का दुग्ध पान करता है, कई महीने तक बच्चा जो दूध पीता है, किसका, माँ का दूध पीता है, दूध पान करता है। देखो दुग्ध स्राव के आरंभ में माँ दूध में कई प्रकार के विटामिन पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है कि जो माँ का जो गर्भ होता है उसमें कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, तो ये कहा गया दूध पान करता है। दुग्ध स्राव के आरंभ में माँ के दूध में, जो माँ का दूध होता है उसमें कई प्रकार के एंटीबॉडी विद्यमान रहता है, उपस्थित होता है, जो शिशु में क्या कहा, शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है, ताकत उत्पन्न करता है, प्रतिरोधी लड़ने से क्षमता, जो भी रोग हुआ था उसे लड़ने की क्षमता उसमें उत्पन्न करता है, विशेष सहायता करता है, यानी कि उत्पन्न करने में विशेष सहायक होता है। इस प्रकार दुग्ध का स्राव होता है, अपने तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, एलील क्या है? देखो एलील की बात करें तो जीवों की स्थिति, क्या कहा, जीवों में स्थिति या जीवों में स्थित जीनों के एक वैकल्पिक प्रकार जैसे लंबा तथा बौना पौधा, लाल तथा श्वेत फूल एलील कहलाते हैं। जैसे समझिए, जीवों में स्थित जीनों के, जीवों में स्थित जीनों के एक वैकल्पिक प्रकार जैसे लंबा ये तथा बौना, लंबा होना चाहिए, बौना छोटा, बौना मतलब छोटा, नाटा जिसको कहते हैं, लाल तथा श्वेत फूल के एलील कहते हैं। डिफिनेशन में शायद आपको कोई दिक्कत ना हो, याद करने में कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, सहलगनता को परिभाषित करें। सहलगनता मेरे दोस्त है, मेंडल के नियम का एक अपवाद था सहलगनता। मेंडल ने एक नियम का प्रतिपादित किया था जिसका नाम है अनुवांशिकता का नियम, और अनुवांशिकता का नियम मेंडल ने प्रतिपादित किया, और मेंडल ने जब प्रतिपादित किया तो उसका एक अपवाद रह गया सहलगनता। उस सहलगनता क्या है आपको देखिए, देखिए दो दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागे को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना को सहलगनता कहते हैं।
क्वेश्चन कहा गया दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागे को, दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागों से एक दूसरे को जोड़ना, यहाँ चुम्मा चट्टी नहीं चल रहा है, जोड़ने की बात कर रहे हैं, मतलब आप लोग करते, ठीक है। तो क्या कहा, जोड़ने की घटना, अगर एक दूसरे से जोड़ रहे हैं ना, तो वही कहा दो होमोलोगस गुणसूत्र के धागे को एक दूसरे के साथ जोड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्नता बोलते हैं। और शायद सब में अगल बगल में सब में लिखा हुआ है, कौन कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, अनुकूलन क्या है, इसका वर्णन करें। देखिए अनुकूलन सिंपल में दो से क्या, जैसे कि वातावरण, जैसे कि आपका अनुकूलन क्या है, जैसे कोई गरीब है आदमी, जैसे हमारे जैसा मजदूर कैसे भी वातावरण में ढल सकता है, जैसा वातावरण वैसा ढल जाएगा। हमको बोलो कि मजदूरी के काम करने कर लेंगे, सरिया उठा लेंगे भाई, कैसे भी जी हम लोग जिंदगी जी सकते हैं, कुदारी चलाना हो चला सकते हैं, पढ़ाना हो पढ़ा लेंगे, हमको इंजीन कुछ भी कर सकते हैं भाई। मतलब हम लोग हर एक चीज से परिपूर्ण के रूप में मानते हैं हम लोग, क्योंकि देखो हम लोग बचपन से बहुत काम किए हुए हैं। बचपन में हम ना धान रोपने से लेकर, धान काटने से लेकर, गेहूं दावने से लेकर A to Z काम किए। चाहे कहीं खेत तामना हो, खेत भी तामे हुए, गोबर फेंकना, गोबर भी फेंके हुए। भैंसी का गोबर जानते हैं, क्या क्या बोलते हैं, गाय का, उसको भी फेंके हुए हैं। मतलब हर एक काम किए, चाहे पेड़ पर चढ़ना हो पेड़ पर चढ़ जाते, आम तोड़ना हो आम तोड़ लेते थे, लीची तोड़ना मतलब हर एक काम हम लोग कर देते थे। हम लोग का आदत बना हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी करना हो तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन शहर के बच्चा तो ये चीज कुछ कहला ही नहीं होगा, मिट्टी देखे कहता छी 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 छी, वाह, वाह, कथी छिया है, भागेगा एकदम। हम लोग मिट्टी से दिन रात खेलते थे, मिट्टी में लौटाते थे दिन भर। तो हम लोग क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। आज हम पढ़ा रहे हैं, अगर पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, अगर पढ़ा रहे हैं, अगर हमको कुछ हो जाता है तो ऐसा जरूरत नहीं कि हम काम नहीं कर सकते, काम बिल्कुल कर सकते हैं। उसी प्रकार से अनुकूलन के अनुसार ढलना ही अनुकूलता कहलाता है। जैसे कि अब जैसा वातावरण है उस अनुसार से आप ढल जाओ। अब यहाँ पे बिहारी अनुसार से रह रहे हो, बिहारी माहौल में रह रहे हो, गांव में तो गांव अनुसार से रहोगे, शहर में जाके गांव लेकर रहोगे तो थोड़ा सा चलेगा नहीं, उस अनुसार से आपको ढलना पड़ेगा। क्योंकि शहर में जाओगे तो थोड़ा आपका लैंग्वेज सुधारना होगा, रहन सहन सुधारना होगा। अब देहाती लेखन करोगे तो फिर गंवार कहाँ लाने लगोगे। इस अनुसार से जैसा वातावरण वैसा ढलना ही अनुकूलता कहलाता, अनुकूलन कहलाता। देखो सफलतापूर्वक, सफलतापूर्वक जीवित रहना, सफलतापूर्वक जीवित रहना तथा प्रजनन करने हेतु किसी जीवधारी को अपने अपने वातावरण के अनुसार ढलना ही अनुकूलता कहलाता है। जैसे अब जैसा वातावरण वैसा ढलेंगे। जैसे हम लोग गर्मी आता है तो गर्मी के अनुसार ढल जाते हैं, और ठंडा के अनुसार से हम लोग रजाई उजाई पहनने लगे, रजाई उजाई रखने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसा वातावरण वैसा ढल जाएंगे। बारिश का मौसम आया तो हम लोग बारिश के लेकर ढल जाते हैं भाई, बारिश की तरह कि बारिश में भीगना नहीं है, बच के रहना है, तो ठंडा लग जाएगा या सर्द हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या है, सफलतापूर्वक जीवित रहना, मतलब जीवित कैसे रहना है भाई, हम लोग डिसाइड करेंगे अपना कि जीवन कैसे। अगर ठंडा का दिन लेकर चाहे गर्मी के दिन लेकर, अगर कपड़ा कुछ पहन नहीं रहेगा, एक गंजी पहन के दिन भर ठंडों के दिन में ऐसे ही रहेंगे तो हो गया छुट्टी, तो फिर जिंदगी कहाँ रहेगा, खत्म हो जाइएगा। तो सफलतापूर्वक जीवित रहना था प्रजनन करने हेतु किसी भी जीवधारी को, किसी भी जीवधारी को अपने वातावरण के अनुसार ढलना, वातावरण के अनुसार ढलना अनुकूलता कहलाता है, ठीक है ना। परंतु अनुकूलता का प्रयोग किसी ऐसे लक्षण के लिए भी किया जा सकता है जो उसे जीवधारी में अपने पर्यावरण के अनुकूल बढ़ने में मदद करता है। ऐसा नहीं कि पर्यावरण के नुकसान हो, पर्यावरण के साथ बढ़ने में आपको मदद करे, अनुकूलता कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, शुक्राणु जनन एवं वृषसेचन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन क्या है, वृषसेचन क्या है, समझिए। तो वृषण में शुक्राणु जनन के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। वृषण जो होता है बेसिकली कि नर के पास होता है, और नर में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसमें एक्स और वाई दोनों होता है, आपको पता होगा। तो वृषण में शुक्राणु जनन के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। और वृषसेचन क्या, समझिए। तो शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष स्टोली कोशिकाएं में अंतः स्थापित हो जाता है, अंतः स्थापित हो जाता है। और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु या शुक्राणु जनक नलिकाओं से मोचित यानी कि रिलीज, मतलब रिलीज होता है, मतलब देता है, मतलब रिलीज मतलब समझ छोड़ देना, रिलीज या मोचित, उसको मोचित कहते हैं। मोचित या रिलीज होता है, इस प्रक्रिया को वृषसेचन कहते हैं। मैं फिर से समझा दूं, वृषण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। वृषसेचन क्या है, शुक्राणु जनन के पश्चात, शुक्राणु जब जनन हो जाएगा तो शुक्राणु जनन के बाद में, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु स्टोली कोशिकाओं में क्या होता है, अंतः स्थापित हो जाता है, अंतः स्थापित होता है। और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्राणु जनन नलिकाओं से मोचित या रिलीज होता है, उसको हम वृषसेचन कहते हैं। इस लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हम हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन देने के प्रयास करते हैं।
और इसका पीडीएफ नोट्स रेडी है मेरे दोस्त, लेने के प्रयास कीजिएगा। नंबर आपको नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। साथ में मैं आपको बता दें, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप अगल-बगल में जितना आप कोचिंग क्लास कहीं जाते हो, वहाँ जरूर हर कोचिंग क्लास में 10, 20, 50 बच्चा जरूर होता है, उसको बताइए आप। बताने से आपके साथ फायदा होगा कि आपके कोचिंग में पढ़ाई हो रहा है, हमसे पढ़ो, वहाँ भी पढ़ो, दोनों जगह फायदा हो जाएगा। क्योंकि देखो, पहले के लोग कहना है कि 2 नाव पर पैर रखोगे तो डूब जाओगे, ऐसा नहीं है। 2 नाव पर पैर रखने पे आपको फायदा क्या है? एक नाव डूबेगा तो दूसरा का नाव आपका क्या हो जाएगा? पार उतार देगा। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी पर आया, टेक्नोलॉजी के अनुसार काम करना है। ठीक है ना? थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसका पीडीएफ नोट्स रेडी है, लेने के प्रयास कीजिएगा। नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।